अच्छा, अब हम टर्नर सिंड्रोम को डिस्कस करना है। इसमें आप सबसे पहले देखें बार बॉडीज़। बार बॉडीज़ क्या होती हैं कि अ, ठीक है, बार बॉडीज़। ये क्या होती हैं कि इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को कहते हैं कि जिस तरह फीमेल्स हैं, अब इनमें 2 एक्स होते हैं ना, तो उनमें से 1 एक्स रह जाता है और दूसरा वो बार बॉडी बन जाता है, इनएक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है? तो उसको कहते हैं बार बॉडी। अब अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो एक बार बॉडी बनेगी। अगर एक एक्स क्रोमोसोम होगा तो कोई भी बार बॉडी नहीं बनेगी। और अगर 3 होंगे तो फिर 2 बनेंगी बार बॉडीज। अब टर्नर सिंड्रोम में हमें पता है कि जीनोटाइप होता है एक्स ओ, तो मतलब एक्स जीरो, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो बार बॉडी नहीं बनती। ये डायग्नोस्टिक है टर्नर सिंड्रोम के लिए। वैसे जो बेस्ट पूछे बेस्ट डायग्नोसिस क्या है, तो वो क्या है, कैरियोटाइपिंग। आप बकायदा देखो कि एक्स ओ है, सही है। बार बॉडीज एब्सेंट होती हैं टर्नर में, स्कैंटी होती मतलब कम होती है टर्नर में। बार बॉडीज क्या होती हैं, टोटल एक्स क्रोमोसोम्स -1, एक रह जाएगा, बाकी बन जाएगी। जिस तरह के ये 3 एक्स हैं तो इसमें बन जाएगी 2 बार बॉडीज। 1 बार बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ नॉर्मल फीमेल। और वेब नेक है, एब्सेंट बार बॉडी है तो ये टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है। एब्सेंट बार बॉडी है तो टर्नर सिंड्रोम। बार बॉडी मोस्ट कॉमनली रिलेटेड विद विच ब्लड टाइप, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में आपको, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे ना, तो न्यूट्रोफिल्स में आपको बार बॉडी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी, सही है। और विच शो, कौन सी बार बॉडी है जो स्कैंटी, ये अपना वही टर्नर सिंड्रोम का आ गया सवाल। हाँ, हम लोग है ना जो कॉमनली टेस्ट करते हैं, एक तो आपको मैंने बताया कि आप माइक्रोस्कोप में देखो पेरिफेरल स्मेयर को, उसमें आपको न्यूट्रोफिल्स में बार बॉडी नहीं मिलेगी, ये भी तरीका है। लेकिन जो कॉमनली करते हैं वो हम स्मेयर लेते हैं, बकल स्मेयर, और उसमें से जो सेल्स आते हैं हमारे पास उनमें देखते हैं, तो उनमें भी बार बॉडी आपको नहीं मिलती। तो ये ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमनली यही मेथड है, ये वाला। फिर अपने पास आता है कि कैरियोटाइप कन्फिग्रेशन, सेक्स क्रोमेटिन बार बॉडी को कहते हैं। पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है कि अगर कहता है 3 अगर एक्स हो तो कितनी बार बॉडीज होंगी, तो 2 होंगी बार बॉडीज। ये आपने याद रखना है कि बार बॉडी को सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। अच्छा, अब ट्रू हर्मेफ्रोडाइट ये होता है कि या तो अ, जिसके अंदर ना दोनों ही आपके पास मौजूद हो, मतलब गोनेड्स का टिश्यू भी हो और टेस्टिस का टिश्यू भी हो, ओवरीज का भी हो और टेस्टिस का भी हो, उसको कहते हैं ट्रू हर्मेफ्रोडाइट, सही है। ज्यादा हर्मेफ्रोडाइटिज्म का जो इन्हिसार होता है ना, वो गोनेड्स पे होता है। अगर दोनों गोनेड्स हैं तब ये हर्मेफ्रोडाइट है, ट्रू हर्मेफ्रोडाइट है। लेकिन अगर एक गोनेड है तो ये स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट है। मतलब सपोज अगर टेस्टिस हैं लेकिन जेनिटेलिया उसका मेल्स की तरह का नहीं है, तो वो मेल स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट है। और अगर ओवरीज हैं तो, और जेनिटेलिया फीमेल्स की तरह का नहीं है, तो वो स्यूडो फीमेल हर्मेफ्रोडाइट है, सही है। फीमेल स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट है। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आके। यहाँ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपने देख लेना है। क्लाइन सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स एक्स वाई होगा, मतलब इसको क्लाइन सिंड्रोम को कहते हैं कि सुपर मेल के एक्स वाई वाई होगा तो वो मेल होगा। एक्स ओ, इसको सुपर फीमेल कहते हैं टर्नर सिंड्रोम को। मेल स्यूडो, जब मेल स्यूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म है कि मतलब है वो मेल ही, उसका क्या होगा, एक्स वाई होगा। और फीमेल अगर कहेगा तो क्या होगा, एक्स एक्स होगा, ठीक है। बाकी कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। और कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आप, कहता है कि एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम में क्या कंपोजिशन होगी यूरिन की। एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम है, इसको कंजेनिटल एड्रिनल इंसुफिशियंसी भी कहते हैं। और इसमें होगा ये कि देखिए, एक थी फीमेल, सही है, लेकिन उसमें ना एक एंजाइम की कमी होगी। उसमें ना 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है। हम लोगों ने एड्रिनल्स के अंदर देखा कि एड्रिनल्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको वो प्रेगनी प्रेगनीलिनोन में कन्वर्ट होता है, वो बाद में फिर प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। फिर उससे बनते हैं सारे जो जो अपने एड्रिनल के हार्मोन्स है ना, एड्रिनल कोर्टेक्स के, जिसमें अपने पास एंड्रोजन्स भी आ गए, मिनरलोकोर्टिकोइड्स भी आ गए, और साथ में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी आ गए। तो सारे इस तरह बनते हैं। अब वो कहता है कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ना जो वो उस एंजाइम की जरूरत होती है इस पाथवे में,
कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बनाने में और मिनरलोकोर्टिकोइड्स बनाने में, तो वो नहीं बनते। अब जो सारा का सारा ये होता है ना प्रेगनीलिनोन, ये चला जाता है एंड्रोजन्स बनाने की तरफ, यहाँ इस्तेमाल हो जाता है। एज़ अ रिज़ल्ट एंड्रोजन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब वो थी क्या कहते हैं अपने पास फीमेल, ठीक है फीमेल थी वो, उसमें एक्स एक्स था। तो उसमें एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, तो उसमें इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से उसका जो जेनिटेलिया है वो मेल्स की तरह का हो जाता है, मतलब एम्बिगुअस सा हो जाता है। तो एक फीमेल, ठीक है, उसकी जीनोटाइप हो XY, लेकिन एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या फिर एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम। हाइपरप्लेजिया इस वजह से कंजेनिट इसका होता है एड्रिनल का, कि जो ये कोर्टिसोल नहीं आ रहा होता, बन रहा होता है, एज अ रिजल्ट एसीटीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है पीछे से। एसीटीएच ज़्यादा बनता है तो वो आके एक्ट करता है इस पे, और वो फिर हाइपरप्लेजिया करवाते हैं। तो उसको कहते हैं कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, और साथ में ये भी कहते हैं एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। सही है। अब इसमें क्या होगा कि इन सेल्फ 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड, इसका ज़्यादा होना शो करता है कि एंड्रोजन्स की मिकदार ज़्यादा है। किसी भी बीमारी में जिसमें एंड्रोजन्स ज़्यादा होंगे ना, उसमें इसकी, आप यूँ समझ लो कि एक तरह से मेटाबोलाइट है इनका, तो इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी यूरिन में। उसके अलावा कोर्टिसोल का देखें लेवल कह रहा है कम है, कोर्टिसोल का लेवल कम है ना, डेफिनेटली वो नहीं बन रहा, और साथ में प्रेग्निलोन का लेवल कम है, तो उसकी वजह भी यही है, वो यूटिलाइज होता जा रहा है सारा एंड्रोजन बनने में। ये बात समझ आ जाएगी? अच्छा, आगे देखते हैं तो अपने पास आ गया क्लाइनफेल्टर। इसमें एक्स एक्स वाई होता है, इसको कहते हैं सुपर मेल। ठीक है, होगा ये कि वैसे मेल है, लेकिन इसमें टेस्टिस की एट्रोफी होगी, और उसकी जगह गायनेकोमेस्टिया होगा। ठीक है, टाल स्ट्रक्चर होगा मेल्स की तरह, होगा सुपर मेल, टाल स्ट्रक्चर होगा, एट्रोफी होगी टेस्टिस की, लेकिन टेस्टिस कहाँ होंगे, उसकी जगह क्या होगा, गायनेकोमेस्टिया होगा। और एक्स एक्स वाई आ गया, मेल होगा, मेल हाइपोगोनाडिज्म होगा। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम ये है सुपर फीमेल। इसमें क्या है कि शॉर्ट स्टेचर होगा, वेब नेक होगी, एक्स ओ एक एक्स होगा, बार बॉडीज नहीं होंगी। ठीक है, और उसके अलावा ओवरीज स्ट्रीक ओवरीज होंगी, ओवरीज की जगह बस फाइब्रस से बैंड होगा, ओवरीज नहीं होंगी, बस फाइब्रस बैंड होगा, स्ट्रीक ओवरीज उन्हें कहते हैं हम लोग। और उसके अलावा इसके कुछ और कई तरह के मसले, जिस तरह की किडनीज में हॉर्स शू किडनीज होंगी, और हार्ट का एयोटिक एन्यूरिज्म भी होता है, कोआक्टेशन भी हो सकती है, और बाइकस्पिड एयोर्टा भी हो सकता है, तो ऐसे फीचर्स होंगे साथ में। ठीक है, बाकी प्राइमरी एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन काज क्या है, यही है टर्नर सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम ये वैसे उसने ऐड कर दिया, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। इसमें ना फिब्रिलिन की प्रोडक्शन नहीं होती। फिब्रिलिन इलास्टिक फाइबर्स वैसे मेनली बनाने के लिए चाहिए होते हैं, तो फिब्रिलिन की डेफिशिएंसी होती है इसमें ना। बहुत टाल होंगी, थिन और टाल होगा बंदा, उसके ना लंबे लंबे हाथ होंगे, लंबे लंबे पैर होंगे, हाइट अच्छी खासी होगी। सही है, और हाइपर एक्सटेंसिबल होगा बहुत ज़्यादा, वो अपने ना ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबल होगा, उसकी जो उंगलियां वगैरह होगी। और जो ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ जॉइंट्स में नहीं होगी, लेंस में भी होगी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि लेंस भी हिल जाएगा अपनी जगह से, सबलक्सेशन हो जाएगी। और जो इसकी मैंने बताया इलास्टिन अच्छी नहीं बनती ना, फिब्रिलिन इलास्टिन बनाने के लिए चाहिए होता है, तो उसकी वजह से जो वेसल्स है ना, उनके अंदर इलास्टिन अच्छी नहीं बनेगी, जो मीडिया वो वीक हो जाएगी, और एओर्टिक डिसेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि फिब्रिलिन सही से नहीं बनती, मार्फन सिंड्रोम में फिब्रिलिन फिब्रिलिन फिब्रिलिन। अच्छा, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स थे और लेंस डिसलोकेशन है, बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल फाइंडिंग्स उसने बताई है। मार्फन सिंड्रोम एक चेस्ट एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन, एक बंदे को डिस्पनिया, टॉल यंग मेल है, टॉल यंग मैन है, और बीपी उसका ये है, साथ में लेंस की सबलक्सेशन है। ये मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट है, और डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म इसको हो गया। सही है, अब देखो बीपी भी उसका कम हो गया। सर्कस में वही है कि सर्कस में परफॉर्म करते हैं। अब असल में हाइप बहुत लंबा कद होता है इनका, और हाइपर एक्सटेंसिबल भी होते हैं, तो ऐसे ऐसे मूव्स कर लेते हैं, तो सर्कस में भी काम करते हैं बाज़ औक़ात। तो उसमें यह है कि चेस्ट पेन बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, और वही सेम सिनेरियो है, हार्ट रेट ज़्यादा है तो। अच्छा, मिड सिस्टोलिक मरमर आ रहा है, साथ में माइट्रल वाल्व लीफलेट डिस्प्लेस्ड है, एओर्टिक इनसफिशिएंट है, लेंस डिसलोकेशन है,
तो ये क्या है, फिब्रिलिन की डेफिशिएंसी मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 47XX, एक एक्स एक्स्ट्रा होता है और इनमें गैनिकोमेस्टिया होता है। और मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगी कि इनमें गैनिकोमेस्टिया इज ऑलवेज प्रेजेंट। सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लेडिक सेल्स का हाइपरप्लेजिया होगा। सही है। अब मेल प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ, इनको गैनिकोमेस्टिया है, कोई ड्रग हिस्ट्री नहीं है, एजोस्पर्मिया है, टेस्टिस अंडर डेवलप्ड है तो, और एक्सएक्सवाई है तो क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर एक्सएक्सवाई क्लाइनफेल्टर एक्सएसवाई क्लाइनफेल्टर। elongated body gynecomastia Klinefelter, male with XXY Klinefelter। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम के कुछ सवाल आएंगे, उसमें कहता है कि डोर्सम ऑफ हैंड पे एडिमा है और नेप ऑफ नेक पे एडिमा है, तो लाइकली क्या कौन सा पेशेंट है, टर्नर सिंड्रोम। ये भी फाइंडिंग्स है इनकी। उसके अलावा हेमीजाइगस एक्स क्रोमोसोम, हेमीजाइगस मतलब एक एक्स क्रोमोसोम, जिस तरह हमारे पास होता है ना होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस के सेम है, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट, तो हेमीजाइगस के आधा। तो अ पेशेंट विद कैरियोटाइप XO, तो इसमें गोनेडल डिसजेनेसिस होंगी, स्ट्रीक ओवरीज, शॉर्ट स्टेचर, स्टंटेड ग्रोथ, XO टर्नर। अच्छा, सिस्टिक हाइग्रोमा क्या होता है, ये टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड एक लिम्फेटिक इशू है। इसमें लिम्फेटिक मतलब लिम्फेटिक्स की ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और एक ऐसे स्वेलिंग बन जाती है नेक में। सही है। तो ये सिस्टिक हाइग्रोमा इसे कहते हैं। आप तस्वीर देखोगे गूगल में तो आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा, और इसको ना आप अल्ट्रासाउंड पे भी डिटेक्ट कर सकते हो। आपको ना बेबी के नेक पे एक स्वेलिंग से नजर आएगी। अच्छा, वेब नेक है, शॉर्ट हाइट है, प्राइमरी एमेनोरिया है 45XO, वेब नेक, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट हैं, प्राइमरी एमेनोरिया, वेब नेक। आप अंदाजा लगा सकते हो 45XO। अच्छा, 45 ये शो करता है कितने क्रोमोसोम्स हैं, और मतलब 46 होते हैं टोटल। सही है। तो 46 के साथ एक्स 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 बताता है कि वो उसमें जीनोटाइप उसकी क्या है, उसके मतलब। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं, तो 45XO मतलब 45 हैं टोटल क्रोमोसोम्स, और उनमें जो जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स और ओ हैं। अच्छा, 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी क्या होगी, ये एंजाइम होता है जो कि आपको पता था ना, कोलेस्ट्रॉल से बनता है प्रेगनिनोलोन, और ये बनता है 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनिनोलोन। तो उसके लिए ये एंजाइम चाहिए होते हैं। अगर अब मैंने आपको बताया था ये इनिशियल स्टेप ही है ना, अगर यहीं डेफिशिएंसी आ जाएगी ना तो आगे तीनों की कमी हो जाएगी, ना सही से ग्लूकोकॉर्टिकोइड बनेगा, ना मिनरलोकॉर्टिकोइड सही से बनेंगे, मतलब एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, और ना ही एंड्रोजन्स बनेंगे। अच्छा, 6 ईयर ओल्ड लड़की है, ओपीडी में आई है, एक्सेसिव फेशियल हेयर है, चेस्ट हेयर है, मतलब देखो एंड्रोजन ज्यादा की फीचर है ना, ये तो मेल में होना चाहिए था, तो उसके एंड्रोजन किसी वजह से ज्यादा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का भी अडल्ट साइज है, वॉइस भी मर्दों की तरह है। तो दो सिबलिंग्स है, वो भी सिमिलर कंडीशन से सफर कर रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो कहते हैं बेस्ट कंफर्म डायग्नोसिस क्या है, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये वही है कंजाइनटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या फिर एड्रिनो एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम। जिससे एक देखिए फीमेल है, उसमें सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव है, सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव मतलब बार बॉडी है, बार बॉडी है मतलब साथ वाला एक्स क्रोमोसोम भी है। बार बॉडी तभी बनेगी ना जब दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, तो मतलब एक्सेस है, फीमेल फीमेल है लेकिन लार्ज क्लाइटोरिस है। तो ये किस तरफ जाएगा, इसमें एंड्रोजन ज्यादा है। अब हमने डिस्कस करना है कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल, ये तो बहुत इजी है। कंप्लीट मोल को ना एक और नाम याद रख लें साथ में, कंप्लीट मेल, कंप्लीट मेल। अब याद आपने ऐसे करना है, देखो इसमें क्या होता है कि जो एग है ना वो बनता है खाली, उसमें कोई भी मतलब एक्स भी नहीं होता, वाई भी नहीं होता, वाई तो वैसे नहीं हो सकता, तो एक्स नहीं होता, एम्प्टी एग होता है। तो फिर उसको ना फर्टिलाइज करता है एक स्पर्म। अब स्पर्म या तो एक स्पर्म फर्टिलाइज करके डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह जीनोटाइप पूरी हो जाती है, और वो फिर बाद में बनता है, ग्रो करता है। सही है। और एक और कंडीशन ये हो सकती है कि दो स्पर्म्स आके ना उस खाली जो एग है उसको दो स्पर्म्स आके फर्टिलाइज कर दें, लेकिन इसमें ये लेस लाइकली है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक दफा एक स्पर्म एंटर कर जाए तो वो दूसरी मजीद किसी को नहीं आने देता। खैर, अब इसमें होगा क्या, कंप्लीट मोल है कहाँ से, कंप्लीटली मेल साइड से है, सिर्फ फादर का टिश्यू, फादर का आ रहा है।
जीनोटाइप सही है, माँ की तरफ से नहीं आ रही। दूसरी बात याद हो गई हमें। तीसरी बात कंप्लीटली मोल है तो सारा का सारा इसमें ना इसमें फीटल टिश्यू नहीं होगा, सारा का सारा मोल ही होगा। तीसरी बात होगी। तो जब सारा का सारा मोल होगा ना तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आएगी। ग्रेप्स एक तो ग्रेप्स भी आएँगे, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स आएँगे उसी की वजाइना से और दूसरा स्ट्रो स्टॉर्म अपीयरेंस आएगी। जो पार्शियल मोल होगा ना, ये पार्शियल मोल है कि मतलब इसमें फीमेल का टिश्यू भी होगा लेकिन इसको अगर 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज़ कर दें या फिर 1 स्पर्म फर्टिलाइज़ करके डिवाइड हो जाए मतलब डिवाइड होके फर्टिलाइज़ कर देना, तो वो अपने पास बनाएगा पार्शियल मोल। तो ये पार्शियल मोल है, इसमें फीटल टिश्यू भी होगा आधा, आधा मोल होगा और हमें पता है कि ये इसमें क्या कहते हैं, ये होगा डाइप्लॉइडी होगी इसमें, इसमें ट्राई होगी। मतलब 3 है ना 69 हो गया है, सही है? अच्छा, ये वही बातें लिखी हैं। आई गेस इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किसमें आएगी? कंप्लीट मोल में, लार्ज फॉर डेट यूट्रस, मतलब यूट्रस बड़ी जल्दी ग्रो कर रही होती है मोल के केस में ना, और स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी आ रही है। तो ये कंप्लीट मोल का पेशेंट है, डाइप्लॉइडी होती है कंप्लीट मोल में और पार्शियल में क्या होती है? ट्राइप्लॉइडी होती है। 3 होते हैं 23 जमा 23 जमा 23, ठीक है? तो वो बनते हैं 69। अच्छा, द बेस्ट टेस्ट इन मैनेजिंग हाइड्रेटेड मोल, सॉरी टेस्ट क्या नेक्स्ट मैनेजिंग क्या है? इसमें बीटा एचसीजी आप करवा लो, बहुत हाई लेवल होता है बीटा एचसीजी का ना। 46 एक्सएक्स है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, तो क्या चीज़ है? ये है फीमेल लेकिन एम्बिगुअस जेनिटेलिया किधर जाएगा? कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में। 26 वीक जेस्टेशन है, यूट्राइन हाइट 24 है और नो फीटल पार्ट कोई नहीं है, नो स्ट्रोमा पेरेंस है। कंप्लीट मोल का फीचर लिख दो आप, ठीक है? नॉर्मल इसमें 46 एक्स एक्स भी हो सकता है, 46 एक्स वाई भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर एक्स वाई तब हो सकता है एक स्पर्म एक्स लेके आ रहा था और एक वाई लेके आ रहा था, तो इस तरह ये 2 स्पर्म जब करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा। और अगर एक ही स्पर्म एक्स वाला ही आ रहा था या फिर 2 एक्स आ रहे थे तब एक्स एक्स बन जाएगा, या फिर एक ही एक्स आके उसने कर दिया तो 2 एक्स बन जाएंगे, वो डिवाइड हो गया तो ना। अच्छा, एक यंग इस सिनेरियो को गौर से सुने। एक नॉर्मल लुकिंग गर्ल है, हाइट छोटी है 5 फीट है, अल्ट्रासाउंड पे शॉर्ट ब्लाइंड वजाइना है, यूट्रस नहीं है सिर्फ वजाइना है, वुल्वा नॉर्मल है, स्कैंडी प्यूबिक हेयर है, एक्सिलरी हेयर भी है, नॉर्मल ब्रेस्ट भी नॉर्मल है, यूट्रस एब्सेंट है। समझ आ रही है सिनेरियो की कि बाहर बिल्कुल फीमेल की तरह है, हाइट छोटी, शॉर्ट, वजाइना ब्लाइंड, वुल्वा ठीक है, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर्स थोड़े हैं ठीक है, ब्रेस्ट भी ठीक है, यूट्रस नहीं है। ये जो सिनेरियो है ना, ये अपने पास है एंड्रोजन इनसफिशिएंसी सिंड्रोम का, ये आपने याद रखना है, एंड्रोजन इनसफिशिएंसी सिंड्रोम का। इसे देखिए 18 साल की लड़की है, एमेन हो रही है, यूट्रस ही नहीं है तो ये नॉर्मल अपीयरेंस है, सेकेंडरी सेक्सुअल प्रैक्टिस भी बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे ना ओवरीज है ना यूट्रस है। ये है एड्रीनल इनसफिशिएंसी सिंड्रोम। अब होता ही है कि ये एक्चुअली में मेल है। क्या है ये एक्चुअली में मेल है। इसके अंदर टेस्टिस होंगे, अगर आप देखो वो या तो अनडिसेंडेड टेस्टिस होंगे, आपको इंग्वाइनल रीजन में आपको मिल जाएंगे अगर आप देखोगे अल्ट्रासाउंड पे तो, सही है। और तो इस वजह से ना ये 46 एक्स वाई इसका बनता है आंसर। इसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम यही एआईएस भी कहते हैं, एंड्रोजन इनसफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें मसला ये आता है कि एंड्रोजन सही से ना मतलब वर्क नहीं कर पाता, तो वो जो मेल मेल के फीचर्स आए थे वो नहीं आ पाते, तो फीमेल के फीचर्स आ जाते हैं, अदरवाइज होता वो मेल है। तो वो ये सिनेरियो आपने याद रखना है। अभी के लिए इतना ही।